वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 151 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम साइंस के प्रश्नों पर। ठीक है, 10th क्लास की एनसीईआरटी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश यानी लाइट। अक्सर एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं इससे, चाहे किसी भी स्टेट का पीसीएस हो। ठीक है, यानी साइंस का ये टेस्ट है और 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको हम कवर कर देंगे लाइट टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? प्रकाश यानी लाइट, परावर्तन तथा अपवर्तन। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और जो क्वेश्चन होंगे वो मॉडरेट टू टफ होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी वास्तविक वस्तु का अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी यानी वर्चुअल सीधा और वस्तु से बड़ा दिखाई देता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच। अवतल दर्पण केवल एक ही स्थिति में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव यानी P और मुख्य फोकस F के बीच हो। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर आकार का होता है और समतल दर्पण को की फोकस दूरी 0 होती है यानी 0 होती है। समतल दर्पण या प्लेन मिरर द्वारा बना जो प्रतिबिंब है हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु के बराबर होगा। करेक्ट है ये तो। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 0 नहीं होती, वो अनंत होती है। तो केवल पहला ही करेक्ट है, यहाँ पर दूसरा इनकरेक्ट है। कथन एक पूर्णतः सत्य है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो अनंत होती है, इसलिए इसकी जो फोकस दूरी होगी वो भी अनंत होगी, 0 नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कथन करण वाला प्रश्न है। ठीक है, अच्छा, ये जो मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस हैं इसकी जो कैटेगरी मैंने डिवाइड की है हमेशा की तरह। ठीक है, ABCD वाले प्रश्न होंगे और असत्य कथन वाले प्रश्न होंगे, कथन कारण वाले प्रश्न होंगे, टू स्टेटमेंट वाले प्रश्न होंगे। तो कथन है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए यानी रेयर व्यू मिरर उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और उनका दृष्टि क्षेत्र यानी फील्ड ऑफ व्यू बहुत अधिक होता है। ठीक है, बिल्कुल ये करेक्ट है और बिकॉज मतलब इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ए होगा इसका आंसर। उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होते हैं, जिससे वे बहुत बड़े क्षेत्र का सीधा और छोटा सा प्रतिबिंब बना पाते हैं। यही कारण है कि ड्राइवर पीछे के बहुत बड़े ट्रैफिक को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, ये जो साइड में लगा होता है ना, इनकी बात हो रही है। कार में भी, बाइक, स्कूटी, इन सभी टेस्ट क्या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कोड लिया व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज जो है PDF फॉर्मेट में मिलेगी आपको, पेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें ढूंढना है अपन को। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है और अपवर्तन के दौरान प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी बदल जाती है। अपवर्तन के दौरान प्रकाश की चाल यानी स्पीड और तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं और आपतन कोण की ज्या और आपतन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, स्नेल का नियम कहता है। देखिए, पहला मतलब A, C या D, अगर आपको पढ़ के हवा भी नहीं लग रही है तो एक चीज़ यहाँ रिपीट हुई है जो होती है अक्सर, अपवर्तन के दौरान प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी है वो कभी नहीं बदलती, याद रखना। यही गलत है, यही आंसर है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं। ठीक है,
यानी इस उसकी स्पीड भी बदलेगी और वेवलेंथ भी बदलेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति हमेशा अपरिवर्तित कांस्टेंट रहती है। ठीक है, आवृत्ति जो है वो स्रोत का गुण है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा होता है। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा होगा 1 से अधिक। देखिए, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो n इज इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन स्मॉल v होता है, जहाँ c जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है और v माध्यम में प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, याद रखना, वैक्यूम में सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल। क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती है? नहीं चल सकती, क्योंकि उसको माध्यम की जरूरत होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसलिए सी हमेशा वी से बड़ा होगा। सी जो है वो हमेशा वी से बड़ा होगा, जिससे अपवर्तनांक हमेशा 1 से अधिक होता है। ठीक है, निर्वात के लिए यह 1 होता है। सी है इसका आंसर। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ ए लेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एक उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है, जो मीटर के व्युत्क्रम के बराबर होता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उसकी फोकस क्षमता भी धनात्मक होती है। क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर है, अक्सर पूछ लेते हैं, याद रखना। ठीक है, बशर्ते फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो। 1 डायोप्टर बराबर 1m-1। कथन कारण वाला प्रश्न आ गया। कथन है कि पानी के अंदर डूबी हुई एक सीधी छड़ और पानी के इंटरफेस पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पानी के भीतर डूबी हुई एक सीधी छड़ हवा और पानी के इंटरफेस पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्योंकि पानी से हवा में आने वाली प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। देखिए, पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि हवा से पानी में आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो अभिलंब की ओर झुकती नहीं, अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो ना पहला होगा ना दूसरा होगा। तो इसका आंसर होगा ए सही है और आर गलत है। सी। देखिए, छड़ का मुड़ा हुआ दिखना जो है अपवर्तन के कारण होता है, यानी रिफ्रैक्शन के। इसलिए कथन ए सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि पानी एक सघन माध्यम है और हवा एक विरल माध्यम है। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है, ना कि उसकी ओर झुकता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। कांच के आयताकार स्लेब यानी ग्लास स्लेब से गुजरने वाली प्रकाश की किरण के लिए निर्गत किरण एमर्जेंट रे, आपतित किरण इंसिडेंट रे के समानांतर होती है, लेकिन इसमें थोड़ा विस्थापन होता है। इस विस्थापन को क्या कहा जाता है? कोणीय विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, अपवर्तन कोण या विचलन कोण? इसको कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी पार्श्विक विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो आयताकार कांच की पट्टी से निकलने वाली निर्गत किरण और मूल आपतित किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन यानी लेटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गोलीय दर्पणों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार कौन सा कथन इनकरेक्ट है? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत और नीचे की ओर मापी जाने वाली ऊंचाइयां धनात्मक मानी जाती हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है क्या? ऑप्शन नंबर सी को देखिए, यहाँ कलर से थोड़ा हिंट दिया गया है, एग्जाम्स में ये हिंट नहीं मिलेगा।
पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। सी वाला गलत है, यानी तीसरा वाला गलत है। धनात्मक नहीं बल्कि ऋणात्मक होगी। देखिए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत और नीचे की ओर यानी नीचे की दिशा में मापी जाने वाली ऊंचाइयां हमेशा ऋणात्मक मानी जाती हैं, धनात्मक नहीं। मुख्य अक्ष के ऊपर ऊंचाइयां धनात्मक होती हैं, नीचे ऋणात्मक होती हैं, इसलिए सी गलत है। चलिए, लेंस के सूत्र यानी लेंस फॉर्मूला और दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला के संबंध में दो कथनों को देखिए और कौन सा सही है बताना आपको, कौन सा गलत है। तो दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और लेंस का सूत्र है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो एक में प्लस है दर्पण वाले में और लेंस में जो है वो माइनस है, दोनों के दोनों सही हैं, तो सी है इसका आंसर। ठीक है, दोनों सूत्र जो है एनसीईआरटी के अनुसार बिल्कुल सही है। दर्पण सूत्र में दोनों पदों के बीच धन का चिन्ह होता है, जबकि लेंस सूत्र में ऋण का चिन्ह होता है। ठीक है, जो स्मॉल यू है वो वस्तु की दूरी है, जो स्मॉल वी है वो प्रतिबिंब की दूरी है, एफ जो है वो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी। 11वां प्रश्न है, यदि किसी लेंस का आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन -0.5 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? माइनस में है। देखिए, तो वास्तविक होगी, उल्टा होगा और छोटा होगा। सी है इसका आंसर। आवर्धन का ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। ठीक है, और आवर्धन का परिणाम 0.5 जो कि 1 से कम है, यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है। तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और छोटा, सी है इसका आंसर। कथन कारण वाला प्रश्न आ गया। 12वां प्रश्न, कथन क्या है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 सबसे अधिक होता है, जिसके कारण यह अत्यधिक चमकता है, क्योंकि हीरे का क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल बहुत बड़ा होता है, जिससे प्रकाश आसानी से बाहर निकल जाता है। हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है वो बहुत छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो अगर एक भी अगर मिल गया तो दूसरे को आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो डेफिनेटली करेक्ट होगा। तो इसका आंसर ए या बी में से तो दिया नहीं जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। देखिए, हीरे का अपवर्तनांक जो है अधिक होने के कारण उसका क्रांतिक कोण बहुत छोटा होता है, लगभग 24.4 डिग्री। इस छोटे क्रांतिक कोण के कारण हीरे के भीतर प्रकाश का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और वह चमकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइन। हीरे का चमकना किसके कारण? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। दंत चिकित्सक जो होते हैं और सौर भट्टियां, उनके संबंध में विचार करना है। दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। कौन सा सही है? उत्तल में ऊ का साउंड आ रहा है और अवतल में आ का साउंड आ रहा है। मान लीजिए आप डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट ने बोला आपको मुंह खोलिए, तो आप ऊ बोलेंगे या आ बोलेंगे? ट्राई करके देखिए। आ ही बोलेंगे ना आप, तो अवतल दर्पण होगा। इस तरह से याद रख लेना इसको। ऊ तो तब बोलेंगे जब सुई ठोक देगा वो। तो ये अवतल दर्पण जो है, ऊपर भी अवतल दर्पण होगा। तो यहाँ दूसरा सही है, पहला वाला गलत है, बी है इसका आंसर। तो कथन एक गलत है, क्योंकि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉनकेव मिरर, का उपयोग करते हैं ताकि दांतों का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब दिख सके। दूसरा वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि अवतल दर्पण अनंत से आने वाली किरणों को फोकस पर इकट्ठा यानी अभिसारित कर सकता है, जिससे अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती है।
क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में गलत है? आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं और परावर्तन के नियम केवल समतल दर्पणों पर लागू होते हैं, गोलीय दर्पणों पर नहीं। परावर्तन के नियम सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए मान्य हैं। इसका ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। सी वाला गलत है, जो ये बोल रहा है ना परावर्तन के नियम केवल केवल वाले स्टेटमेंट गलत ही होते हैं अक्सर। समतल दर्पण पर लागू होते हैं, गलत है ये। गोलीय दर्पणों पर भी लागू होते हैं। तो परावर्तन के नियम सार्वभौमिक हैं, ये समतल दर्पण के साथ साथ सभी गोलीय दर्पण जैसे कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा टेढ़े मेढ़े अनियमित परावर्तक पृष्ठों पर भी पूरी तरह से लागू होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल प्लेन मिरर पर ही लागू होंगे, ये कॉनकेव पर, कॉन्वेक्स पर भी लागू होंगे। एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? देखिए, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो जितनी होती है, वक्रता त्रिज्या जो है उसकी दुगनी होती है। तो 40 है इसका आंसर। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करके 40 आ जाएगा। R बराबर 2F है इसका फॉर्मूला। नंबर 16 पर आ जाइए। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एक अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु कहीं भी स्थित हो। उत्तल लेंस केवल वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब ही बना सकता है। फिर केवल आ गया, पहला तो सही है यहाँ पर, दूसरा गलत है। उत्तल लेंस भी आभासी और सीधे प्रतिबिंब बना सकता है, तो केवल पहला ये सत्य है यहाँ पर। कथन एक जो है सत्य है, अवतल लेंस हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि उत्तल लेंस भी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाए। कथन कारण वाला प्रश्न आ गया। कथन क्या कहता है? जब सफ़ेद आकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों की पट्टी में विभाजित हो जाती है। ये वर्ण विक्षेपण की डेफिनेशन है, स्कूल में पढ़ी होगी आपने। अब विकॉज लगा के पढ़िए इसको, क्योंकि कांच में अलग अलग रंग के प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, जिसके कारण विभिन्न रंग अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। बिल्कुल, दोनों के दोनों ये करेक्ट हैं और ए है इसका आंसर। देखिए, माध्यम जैसे कांच में प्रकाश की चाल उसके रंग यानी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। बैंगनी रंग की चाल सबसे कम होती है, इसलिए वह सबसे ज़्यादा झुकता है, और लाल रंग की चाल सबसे अधिक होती है, इसलिए वह सबसे कम झुकता है। इसी कारण विक्षेपण होता है, अगर आपने विवग्योर पढ़ा हो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग के प्रकाश के लिए होगा? अपवर्तनांक पूछ रहा है, रिफ्रैक्शन सबसे कम किस रंग के प्रकाश के लिए होगा? देखिए, यहाँ जो अगर वेवलेंथ पूछे ना, तो लाल रंग की वेवलेंथ सर्वाधिक होती है और वॉयलेट की सबसे कम होती है। तो अपवर्तनांक जिसका सबसे कम होगा वो लाल रंग होगा। लाल होगा या वॉयलेट होगा, मतलब बैंगनी होगा? देखिए, वो लाल ही होगा। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट है विवग्योर। जो लाल रंग होता है, खतरे के सिग्नल बनते हैं उससे। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम फैलता है, बिल्कुल दूर से एक पॉइंट की तरह दिखाई देता है। तो लाल रंग की वेवलेंथ सर्वाधिक है, और लेकिन अपवर्तनांक इसका सबसे कम है। और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, लेकिन इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। एक तरह से देखा जाए तो लाल रंग बहुत कम फैलता है और वॉयलेट बहुत अधिक फैलता है।
देखिए, कांच या किसी माध्यम में लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, चूंकि अपवर्तनांक चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। लेंस के आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लेंस का आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। लेंस के लिए आवर्धन वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू के रूप में संबंधित है। और यदि m का मान 1 है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। ठीक है, 1 है तो, 1 से अधिक है तो, अधिक है, कम है तो ऋणात्मक है। तो ये तो सही हो गया डी वाला, सी वाला सही हो गया। अच्छा, डी को भी तो पढ़ लेते हैं। डी में क्या है? सी तो करेक्ट है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है। चलिए, ये भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है। यहाँ जो इनकरेक्ट है वो बी है। एक होता है लेंसों के लिए आवर्धन और दूसरा होता है दर्पणों के लिए आवर्धन। तो ये जो सूत्र है ना, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये दर्पणों के लिए है, लेंसों के लिए नहीं है। लेंसों के लिए तो प्लस होता है। बी है इसका आंसर। ठीक है, देखिए, लेंसों के लिए आवर्धन का सूत्र m इज इक्वल टू प्लस वी अपॉन यू यानी धनात्मक होता है, जबकि दर्पणों के लिए m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू यानी ऋणात्मक होता है। 20वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए हैं, उनको पढ़िए। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है और कांच का अपवर्तनांक 1.52 है। इसका अर्थ है कि कांच जो है पानी की तुलना में प्रकाशिक रूप से सघन है, यानी ऑप्टिकली डेंसर है। दूसरा है, प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी हमेशा अधिक होना अनिवार्य है। प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम का जो द्रव्यमान घनत्व यानी मास डेंसिटी है वो भी हमेशा अधिक होना अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। गलत है दूसरा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो केवल एक ही होगा। कथन एक जो है सही है, क्योंकि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम अधिक प्रकाशिक सघन होता है। दूसरा वाला गलत है। प्रकाशिक घनत्व और द्रव्यमान घनत्व अलग अलग चीज़ें हैं। उदाहरण के लिए केरोसिन तेल का द्रव्यमान घनत्व पानी से कम होता है, लेकिन उसका अपवर्तनांक पानी से अधिक होता है, यानी वह पानी से अधिक प्रकाशिक सघन है, तभी तो पानी पर तैरता है। केरोसिन तेल का जो घनत्व है वो पानी से कम है, तभी पानी पर तैर रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी पतले गोलीय लेंस और किसी पतले गोलीय दर्पण दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं तो दर्पण और लेंस संभवतः दोनों अवतल हैं, दोनों उत्तल हैं। दर्पण अवतल है, लेंस उत्तल है। दर्पण उत्तल है, लेंस अवतल है। यदि किसी पतले गोलीय लेंस और किसी पतले गोलीय दर्पण की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं तो दर्पण और लेंस कैसे होंगे? दोनों उत्तल या दोनों अवतल? ना तो इसका सी है ना इसका डी है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों जो है वो अवतल होंगे, यानी कॉनकेव। देखिए, नई कार्तीय चिन्ह पट्टी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी और अवतल लेंस की फोकस दूरी दोनों हमेशा ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है, तो दोनों जो है वो अवतल होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। कथन कारण वाला सवाल है। कथन है कि रात में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, ये एक तरह से ऑप्टिक इल्यूजन है, मतलब ऐसा ऐसा दिखता है लेकिन होता नहीं है। ठीक है, वो किसके द्वारा होता है तारों का टिमटिमाना? वो कारण क्या है इसका? तारों, क्योंकि तारों का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में लगातार अपवर्तित
होता रहता है क्योंकि वायुमंडल का तापमान और घनत्व बदलता रहता है। तो इस कारण भी बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं। स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ए है इसका आंसर। देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण तारों से आने वाले प्रकाश का मार्ग लगातार बदलता रहता है, जिससे तारों की आभासी स्थिति बदलती है और आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कम ज़्यादा होती है, जिससे तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है। तो ये ऑप्टिक इल्यूजन है। किसके कारण? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला है, जब वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस f1 पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दूसरा है, जब वस्तु को 2f1 यानी वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब लेंस के दूरी और 2f2 पर समान आकार का बनता है। कुछ प्रश्न इसमें ज़्यादा टफ लग रहे होंगे तो 2 बार उनको पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, उत्तल लेंस के मामले में दोनों ही स्थितियां एनसीईआरटी के किरण आरेखों के अनुसार बिल्कुल सत्य हैं। फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बहुत बड़ा बनता है और 2f पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी तरफ 2f पर वास्तविक उल्टा और बराबर आकार का बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। प्रकाश के सीधे मार्ग पर चलने और विवर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु बहुत छोटी, अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है। प्रकाश के किनारों पर मुड़ने के इस प्रभाव को प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग कहते हैं और विवर्तन की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को एक रंग के रूप में माना जाता है। देखिए, यहाँ पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। इसको प्रकाश का स्कैटरिंग थोड़ी कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन थोड़ी है ये। प्रकाश किनारों पर मुड़ने के, ठीक है। यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी है तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। तो एक तरह से विवर्तन हो रहा है ना, उसका डिफ्रैक्शन बोलेंगे इसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं है ये। यही डेफिनेशन है इसकी। प्रकाश की अत्यंत सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु के किनारों पर मुड़ने की घटना को विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। जो प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग नहीं कहा जाता उसको। प्रकीर्णन तो तब बनेगा जब प्रकाश सूक्ष्म किरणों द्वारा सभी दिशाओं में फैला दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, ये सब प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य का उगते हुए और छिपते हुए लाल दिखाई देना, जो रंगों का खेल हो रहा है ना, सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए, 25वां प्रश्न है, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में बाल्ब कहाँ लगा होता है? कहाँ लगा होता है? परावर्तक के फोकस के बहुत निकट लगा होता है, बी है इसका आंसर। देखिए, इन उपकरणों में अवतल परावर्तक कॉनकेव रिफ्लेक्टर्स का उपयोग किया जाता है। जब बाल्ब को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें एक शक्तिशाली समानांतर किरणपुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट के रूप में दूर तक जाती हैं। कथन कारण वाला सवाल है। कथन है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में मौजूद महीन कण बड़े तरंगदैर्ध्य वाले रंग की तुलना में छोटे तरंगदैर्ध्य वाले नीले प्रकाश को अधिक प्रभावी ढंग से प्रकीर्णित करते हैं। ठीक है, नीले प्रकाश को अधिक प्रभावी ढंग से नीले प्रकीर्णित करते हैं, इसलिए नीला रंग का फैलाव अधिक होगा और नीला दिखाई देगा आकाश। बिल्कुल व्याख्या भी इसकी कर रहा अच्छे से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। रेले नाम था उनका, लॉर्ड रेले। लॉर्ड रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार कम तरंगदैर्ध्य वाला नीला प्रकाश सबसे अधिक फैलता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो नीला प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है जिससे आकाश नीला दिखाई देता है।
टिंडल इफेक्ट पढ़ा होगा आपने स्कूल में। टिंडल प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी विलयन का धुएं से भरे कमरे से गुजरती है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी विलयन या धुएं से भरे कमरे से गुजरती है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। दूसरा है टिंडल प्रभाव प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण नहीं होता, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो दूसरा वाला तो गलत है, पहला वाला सही है। कथन एक बिल्कुल सत्य है, दो वाला गलत है, क्योंकि टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, अपवर्तन के कारण नहीं। कोलाइडी कण प्रकाश को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दिखने लगता है। चलिए 28वां प्रश्न है, यदि +2.0 डायोप्टर और -4.0 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंस को एक दूसरे के संपर्क में सटा कर रखा जाए तो इस संयोजन यानी कॉम्बिनेशन की कुल क्षमता कितनी होगी? कितनी होगी? प्लस माइनस माइनस, तो 2 डायोप्टर हो जाएगी, -2 डायोप्टर, 2.0 डायोप्टर, बी है इसका आंसर। देखिए, संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता व्यक्तिगत क्षमताओं का बीजगणितीय योग होती है। P = P1 + P2, ठीक है। तो P = +2.0 डायोप्टर प्लस ब्रैकेट में माइनस के 4.0 डायोप्टर, जो सॉल्व करके आएगा -2.0 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 29, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में कौन सा कथन गलत है? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी। अवतल दर्पण वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आकार में वस्तु से छोटा होता है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर अत्यधिक छोटा बनता है, यानी बिंदु आकार का। यहाँ जो गलत है वो सी गलत है, ए सही है, बी सही है, डी सही है। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु आकार में वस्तु से बड़ा बनता है, छोटा नहीं। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा होता है, छोटा नहीं। आभासी और छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा नहीं। याद करो उस डेंटिस्ट के फोटो को जिसने बोला कि मुंह खोलिए, तो वो अवतल दर्पण का यूज कर रहा है, ठीक है। अवतल दर्पण जैसे लगाएगा तो आपका वो दांत में लगा कोई भी बैक्टीरिया है वो बड़ा सा दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तस्राव या रेडिस लाल प्रतीत होना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, तो रंगों का हो रहा है इसमें, तो प्रकीर्णन है, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्षितिज के निकट सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस दौरान कम तरंगदैर्घ्य वाला नीला और कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अधिकांशतः प्रकीर्णित यानी बिखर जाता है। केवल अधिक तरंगदैर्घ्य वाला लाल प्रकाश ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, तो लाल दिखाई देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया। अच्छा, जब बरसात हो जाती है, बरसात के बाद जो इंद्रधनुष बनता है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, वो किसका परिणाम है? परावर्तन का, अपवर्तन का, वर्ण विक्षेपण का, यानी रिफ्लेक्शन का, और रिफ्रैक्शन और वर्ण विक्षेपण को क्या बोलेंगे? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखिए, इंद्रधनुष जो बनता है, परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, इन तीनों का परिणाम है। 1 2 3 डी है इसका आंसर है। तो इंद्रधनुष यानी रेनबो, बरसात के बाद आसमान में सूर्य के प्रकाश और पानी की बूंदों की परस्पर क्रिया अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। जब सूर्य की किरणें हवा में मौजूद पानी की बूंदों से गुजरती हैं तो सफ़ेद रोशनी टूटकर 7 रंगों में बिखर जाती है और चाप यानी धनुष के आकार में आसमान में दिखाई देती है और फॉर्मेशन होता है रेनबो का। कथन करण वाला 32वां प्रश्न है। कथन है कि आसमान नीला दिखाई देता है क्योंकि
जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में मौजूद गैसों और धूल के कणों से टकराकर प्रकाश बिखर जाता है। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों कथन, तो ए ही होगा इसका आंसर। देखिए, आसमान हमें नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में मौजूद गैसों और धूल के कणों से टकराकर प्रकाश बिखर जाता है। इस प्रक्रिया में छोटे तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ वाला नीला प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। ऐसा प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। 33वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या क्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का परिणाम है? हीरे का चमकना, मरग मरीचिका का बनना, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण, और चौथा है पानी के भीतर हवा के बुलबुले का चमकना। पानी के भीतर हवा के बुलबुले का चमकना बोल रहा है, ठीक है। साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना नहीं पूछ रहा है, याद रख लेना, ठीक है, भटक मत जाना। चटके हुए कांच का चमकना, और एक और है, नहीं हो गया, 5 ही थे ये। अब बताइए इनमें कितने कौन कौन जो हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होते हैं? ये सारे भी हो सकते हैं क्योंकि डी में 1 2 3 4 5 है। ये 2 भी हो सकते हैं, कोई 2 भी हो सकते हैं, कोई 3 भी हो सकते हैं, लेकिन कोई 4 नहीं हो सकते। ये सारे हैं, पांचों के पांचों, डी है इसका आंसर। देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ये तो होगी डेफिनेशन, स्कूल में पढ़ी होगी आपने। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। हीरे का चमकना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मरग मरीचिका का बनना यानी फॉर्मेशन ऑफ माइरेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, चटके हुए कांच का चमकना, पानी के भीतर हवा के बुलबुले का चमकना, और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का मुड़ना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। साबुन के बुलबुले का रंग डैश के कारण होता है? साबुन के बुलबुले का रंग या साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना किसके कारण होता है? पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी व्यतिकरण के कारण होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा गया होगा, सीडीएस में, एसएससी में, रेलवे में, बैंक में, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में। देखिए, साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना जो है प्रकाश के व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का परिणाम है। जब सूर्य का सफ़ेद प्रकाश साबुन के बुलबुले की पतली सतह पर पड़ता है तो प्रकाश की किरणें बुलबुले की बाहरी और भीतरी सतहों से परावर्तित होती हैं। इन परावर्तित किरणों के आपस में मिलने से कुछ रंग गहरे हो जाते हैं और कुछ गायब हो जाते हैं, जिसे व्यतिकरण कहते हैं। बुलबुले की अलग अलग मोटाई के कारण अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। 35वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? पूछ रहा है, नहीं है। मानव आंख द्वारा छवि निर्माण, इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, और डूबते सूरज का लाल रंग। देखिए, उगते हुए और छिपते हुए सूरज जो है लाल दिखाई देता है। यहाँ इमेज लगा रखी है, इससे आप करेक्ट कर लोगे इसको। तो नहीं जो है वो डी है इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ना कि प्रकाश का अपवर्तन। तो डूबते हुए या उगते हुए सूरज का लाल रंग प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, अपवर्तन परावर्तन का परिणाम नहीं है ये। अच्छा, इस प्रश्न को अगर ऐसे पूछ ले तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब उसी का एक और रूप है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का कारण डैश है? क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बी है इसका आंसर। तो 35 क्वेश्चन टफ थे काफ़ी, ये अच्छे प्रश्न थे। ये टॉपिक कवर हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट, प्रश्न बनता है एग्जाम्स में, प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। पीडीएफ सीरीज से आप अगर जुड़ना हो तो ये नंबर इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए।